स्वागत है आपका एनसीईआरटी एटलस के नए वीडियो में। इस वीडियो में अपन वायु के बाद अपने जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जल, आज उसी जल की प्रकृति के बारे में, जल के महत्व के बारे में और जल की विशेषताओं के बारे में, जल चक्र के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। आपको पता है अपन सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक जल के कितने प्रयोग करते हैं। नहाने में, खाने में, पीने में, कपड़े धोने में, सब चीज़ों में जल का इस्तेमाल होता है। तो जल अपनी शारीरिक जो दैनिक क्रिया होती है ना, उसके हर भाग से जल जुड़ा हुआ है। मतलब जल अपने जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और जल जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने का कारण पृथ्वी पर जल की उपस्थिति ही है। बिना जल के पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। अन्य ग्रहों पर जीवन संभव न होने के कारण भी वहाँ पर जल की अनुपस्थिति ही है। अन्य भी फैक्टर्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन जल की उपस्थिति न होना भी एक आवश्यक फैक्टर है। अब अपन जानते हैं कि पृथ्वी के 71% भाग पर, कितने प्रतिशत, 100% में से 71% भाग पर जल पाया जाता है। मतलब कि ऑलमोस्ट 3/4 पार्ट पर जल पाया जाता है। लेकिन फिर भी आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा कि उस क्षेत्र में जल की कमी है, जल का संरक्षण करो, जल को बचाओ, जल एक बहुत स्कार्स सोर्स है, ये खत्म हो जाएगा। मतलब वैसे तो नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय का मतलब है कि वो रेगुलर, मतलब ना खत्म होने वाली चीज़, वो बनता जाता है, बनता जाता है और मतलब जो खत्म नहीं होगी और पुनः उसका जीवन संभव है। मतलब बनेगा जाना, मतलब जल चक्र चलता रहता है ना, इसलिए ये नवीकरणीय एक संसाधन है। फिर भी मैंने बोला कि बहुत सारे क्षेत्रों में ये बोला जाता है कि जल की कमी का सामना कर रहा है वो क्षेत्र। इवन भारत के संदर्भ में भी बोला जाता है कि 2025 तक भारत में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होंगे जो जल की कमी का सामना करेंगे। तो ऐसे क्यों संभव है कि भाई इतना सारा जल होने के बावजूद भी बहुत सारे देश, क्षेत्र जल की कमी का सामना कर रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि पृथ्वी पर जो जल है ना, 71%, वो सब पीने लायक नहीं है या फिर इस्तेमाल करने लायक नहीं है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 71% का जो 97% भाग है ना, 97% भाग समुद्रों और महासागरों में स्थित है। किसमें? समुद्रों और महासागरों में 97% जल समुद्रों और महासागरों में, 71% महासागरों और समुद्रों में। तो आप ये बोल सकते हो कि तो महासागरों में हुआ तो क्या हुआ, इस्तेमाल कर लो उसको। लेकिन जो महासागरों का जल है ना, वो लवणीय जल है। लवणीय का मतलब कि वो जल खारा है और पीने योग्य नहीं है। उसमें लवण की जो सामान्य मात्रा होती है ना, उसकी तुलना में बहुत अधिक लवण पाए जाते हैं। तो लवण की सामान्य मात्रा क्या होती है? पहले तो ये जानते हैं कि पानी में लवण की मात्रा का मतलब क्या है। अपन 1000 ग्राम पानी ले, कितना ग्राम? 1000 ग्राम पानी ले और उस पानी के अंदर कितनी मात्रा में, कितने ग्राम नमक की मात्रा है, क्या नमक की मात्रा है, उसके आधार पर किसी जल का लवण की मात्रा को नापा जाता है। और ये सामान्य माप माना जाता है 35 ग्राम, और उससे ज़्यादा होने पर उसकी जो लवणता है ना, वो बढ़ जाती है। इसीलिए जो महासागरों का जल है ना, उसको लवणीय जल माना जाता है और पीने योग्य नहीं माना जाता। तो 97% पानी तो ऐसे ही चला गया कि जिसको अपन इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर सकते। उसके लिए उसको विलवणीकरण के लिए जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा महंगी है, इसलिए ये संभव नहीं है। कोशिश की जा रही है लेकिन संभव नहीं है। और 3% जल में से बहुत सारा जल हिम टोपियों के रूप में या फिर ग्लेशियर्स के रूप में जमा हुआ है। पॉइंटों में कुछ ऐसा जल है जो नदियों में और जो ग्राउंड वाटर है उसके रूप में है, जिसकी मानव के साथ डायरेक्ट एक्सेस की जा सकती है, जिसको डायरेक्टली अपन एक्सेस कर सकते हैं। तो अपन समझ सकते हैं कि पीने योग्य जल की मात्रा बहुत कम है। इसीलिए जल को एक स्कार्स सोर्स माना जाता है, जिसको बहुत अधिक पैराडॉक्स ऑफ वाटर, जिसकी बहुत अधिक मात्रा होते हुए भी आज अपन वाटर स्कार्सिटी का सामना कर रहे हैं।
तो आई थिंक आपको ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि जल को क्यों स्कार्स सोर्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है कि जल की मात्रा पृथ्वी पर 71% भाग पर जल होने के बावजूद आज विश्व के कई क्षेत्र जल की कमी का सामना कर रहे हैं। तो आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों जल की कमी का सामना कर रहे हैं। तो ठीक है, जल की कमी का एक सामने का कारण ये भी है कि 97% ऑब्वियसली, पर 3% भी बहुत है जल, लेकिन वो भी पॉल्यूशन के कारण नदियों में फैक्ट्रीज़ के द्वारा डायरेक्टली उनको मतलब कि जो फैक्ट्री, जैसे ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री के द्वारा जो गंदा पानी निकलता है ना, उसको फिल्टर किए बिना ही डायरेक्ट नदी में छोड़ दिया जाता है। जैसे बहुत सारी विश्व की बहुत सारी नदियाँ बहुत अधिक गंदी हो चुकी है, उसको पीने लायक नहीं माना जा सकता। जैसे विश्व की सबसे गंदी नदियों में एक यमुना का नाम भी आता है, गंगा भी धीरे धीरे मैली हो रही है। तो इसलिए जो जो अवेलेबल वाटर रिसोर्सेस है काम लेने योग्य, वो भी धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं, वो मानवीय गतिविधियों के कारण खराब होते जा रहे हैं। तो इससे भी वाटर स्कार्स होता जा रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। अब अपन है ना जल चक्र के बारे में जानते हैं। जल चक्र का मतलब सबसे पहले तो ये अपन को ये चीज़ समझनी है कि जो जल आज अपन इस्तेमाल कर रहे हैं और कल जो इस्तेमाल करेंगे, मतलब जल एक चक्र के रूप में पृथ्वी पर घूमता रहता है। आज जो अपन जल इस्तेमाल कर रहे हैं वही जल कल इवोपोरेट होके कहीं दूसरी जगह बारिश के रूप में प्राप्त हो सकता है, और वापस वो जल वापस वहाँ से इवोपोरेट होके किसी और जगह जाकर बारिश कर सकता है। तो मतलब कि जल एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। क्या है कि आपने कभी है ना पानी को उबाला है, आई थिंक उबाला होगा। पानी जब उबलता है ना, तो पानी के अंदर से क्या जल वाष्प के रूप में वाष्पीकरण होता है, मतलब भाप निकलती है और वाष्पीकरण होता है। तो जो पानी की बूंदें ना वो हवा के अंदर जाती है, ठीक है। तो आपने ये तो देखा कि वाष्पीकरण होता जाता है। तो जब सूर्य की गर्मी पृथ्वी पर पानी वाले क्षेत्रों में पड़ती है, तो उस पानी का भी वाष्पीकरण होकर वो वायुमंडल में जाता है। तो वायुमंडल में वो वैसे ही स्थिर नहीं रहता है। अब क्या होता है कि वायुमंडल में बहुत सारे धूल के कण, बर्फ़ के कण या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिस पर जाके ये जो जो पानी के कण होते हैं ना वो चिपक जाते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, जब आप पानी गर्म करते हैं तो उसके ऊपर एक प्लेट रख के ट्राई करना, तो आप देखोगे कि वाष्पीकरण की बूंदें उस प्लेट के चिपक जाती है। और धीरे धीरे क्या, जब आप गैस बंद करके धीरे धीरे वही पानी की जो बूंदें चिपकी हुई होती है वो धीरे धीरे टपकने लग जाती है। तो उसको कंडेंसेशन बोला जाता है, मतलब संघनन बोला जाता है। जो पानी उबला और भाप के रूप में ऊपर उठा, और वही जो बूंदें हैं ना, मतलब जल वाष्प की बूंदें आपकी प्लेट के चिपक गई। जब वो पानी धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा तो वही जो बूंदें हैं ना वो कंडेंस होके वापस उसके अंदर गिरने लगती है। ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो। तो वैसा ही जो सेम सिनेरियो है ना अपन को वायुमंडल के संदर्भ में भी देखने को मिलता है। कैसे कि जब सूर्य की गर्मी होती है ना, तो जो पानी वाले जो जैसे महासागरों का, नदियों का, तालाबों के पानी का वाष्पीकरण होता है, मतलब कि वो वायुमंडल में उठने लगता है, धीरे धीरे वो जल वाष्प के रूप में ऊपर उठने लगता है, ठीक है। वाष्पीकरण हुआ तो वो वैसे का वैसे वायुमंडल में नहीं रहता है। अब क्या होता है कि जो वायुमंडल में धूल के कण और बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं, उन पर जाके ये वाष्पीकरण की बूंदें चिपक जाती है। धीरे धीरे इनका कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है। संघनन का मतलब होता है कि संघनन होता है और फिर वो बारिश की बूंदों के रूप में धरती पर वापस आती है। मतलब वाष्पीकरण होना, कंडेंसेशन होना और फिर बारिश के रूप में वापस पृथ्वी पर आना, यही है जल चक्र। मतलब ना तो पानी खत्म हो रहा है, पानी ऊपर उठ रहा है, वापस कहीं वो बारिश कर रहा है, फिर बारिश के बाद वापस वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्पीकरण से वापस कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन से वापस बारिश हो रही है और वापस वो जा रहा है। आज जो पानी अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, मे भी ये हो सकता है कि कहीं अमेजोन नदी का हो, किसी महासागर के उठ के अपन मतलब वाष्पीकरण होकर अपने क्षेत्र में बारिश कर रहा हो। तो यही है जल चक्र। अब है ना, वाष्पीकरण का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि पृथ्वी जब पानी का क्षेत्र गर्म हुआ तो पानी जो उठा ना, मतलब गर्म होकर भाप के रूप में ऊपर उठा, वो वहाँ पर जो धूल के कण है उसके आसपास जाके कंडेंस हो गया, और कंडेंसेशन के बाद वो बादलों का निर्माण हुआ। बादलों का निर्माण का, कंडेंसेशन का मतलब है, देखो वाष्पीकरण का मतलब तो होता है कि जब जो जो क्या बोलते हैं लिक्विड का गैस में बदलना,
वाष्पीकरण होता है। जल वाष्प एक गैस है, मैंने ये पहले भी बताया। तो वाष्पीकरण, जब जल को अपन गर्म करते हैं तो वो उसकी गैस बनके वो हवा में जल वाष्प के रूप में जाती है। और जल वाष्प का मतलब गैस का वापस पानी बनना, ये गुप्त ऊष्मा के कारण होता है। तो गैस का वापस पानी बनना वो संघनन होता है। जो बादल होते हैं ना, वो पानी के बूंदों का ही समूह होता है और फिर वो पानी की बूंदें धरती के ऊपर गिरती है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं पुनः समझाने का प्रयास करती हूँ। जल चक्र क्या होता है कि पानी, ये समझो अपना समुद्र है। इधर से क्या होता है, जब सूर्य की किरणें इसके ऊपर गिरती है तो वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण का मतलब है कि जो लिक्विड फॉर्म का गैसीय फॉर्म के रूप में बदलना, और पृथ्वी मतलब जल वाष्प के रूप में बदलकर ये वायुमंडल में जाती है। जल वाष्प एक गैस है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वायुमंडल में जाएगी। अब वायुमंडल में ये विभिन्न प्रकार के जो कण होते हैं ना, जैसे धूल कण है, बर्फ के कण, इसके चारों ओर जाके कंडेंसेशन करती है। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जो गैस है ना, जल वाष्प, वो वापस पानी की बूंदों के रूप में बदलती है। इसको आप ये समझ सकते हो कि जब आप है ना प्लेट रखना, पानी गर्म करना, उसके ऊपर प्लेट रखना, तो आप देखोगे तो जो जल वाष्प है ना, वो उस प्लेट के उधर चिपक जाएगी और धीरे धीरे वो पानी की बूंदें बनेगी और फिर धीरे धीरे वो वर्षा होती, वापस उसके अंदर पानी की बूंदें गिरती। तो वही प्रक्रिया है कि जल वाष्प बनेगी, जल वाष्प से वापस वो पानी की बूंदों के रूप में पानी की बूंदें बनेगी, जिससे अपन को बादल दिखाई देते हैं। बादल पानी की बूंदों का ही समूह होते हैं और फिर वो बारिश के रूप में पृथ्वी पर प्राप्त होते हैं। और यही पानी वापस वाष्पीकृत होता है, फिर वापस संघनन की क्रिया होती है और वापस पृथ्वी पर गिरता है। मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। आप पूरा वीडियो बार बार देखना और बार बार समझने की कोशिश करना। वाष्पीकरण का मतलब है जल का गैस के रूप में बदलना, मतलब जल वाष्प के रूप में जल वाष्प वापस कंडेंसेशन होता है, जिससे कंडेंसेशन की प्रक्रिया में जो जल वाष्प है वो पानी की बूंदों में बदलता है और बादलों का निर्माण होता है। बादलों के निर्माण से फिर बारिश होती है। तो यही क्या प्रक्रिया पूरी जल चक्र के रूप में चलती रहती है और यही पानी समुद्रों, झीलों, समुद्र और भूजल की वापस पहुंचकर चक्रों को पूरा करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समुद्र जल की अब क्या है कि अपने जल चक्र के बारे में पढ़ लिया, तो अपने समुद्रों के बारे में तो सुना है कि विश्व के कुछ समुद्र जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, है ना। तो ये जो महासागर है ना, इनके पानी की कुछ विशेषताएं होती है। तो इन विशेषताओं के बारे में अपन इसके थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। तो थर्ड पार्ट में अपन को सबसे पहले तो क्या पढ़ना है, तो 3 विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो समुद्र विशेषता क्या है कि जो समुद्र का जल होता है ना, वो लवणीय होता है, मतलब इसके अंदर लवणता की मात्रा होती है। लवणता की मात्रा को कैसे मापा जाएगा, 1000 ग्राम पानी लेना है, उसके अंदर कितने ग्राम नमक की मात्रा है, मतलब लवण की मात्रा है, कितने ग्राम नमक मतलब लवण की मात्रा है, इसका मापन ही लवण की मात्रा के लिए मापा जाता है। सामान्य माना जाता है कि 35 ग्राम नमक की मात्रा होती है। औसतन समुद्री जल में 75 ग्राम लवण की प्रति 1000 ग्राम पानी में पाए जाते हैं। अगर उससे ज़्यादा पाए जाए तो वो बहुत अधिक लवणीय माना जाता है। जैसे इजराइल के अंदर एक मृत सागर है, इजराइल के पास ये इजराइल है और इधर एक मृत सागर है, उसका पानी बहुत अधिक लवण है। उसके पानी की जो लवणता है ना, वो 300 ग्राम के आसपास है। मतलब कि अगर आप 1000 ग्राम पानी लोगे ना, तो उसमें 300 ग्राम के आसपास आपको लवणता दिखेगी। और ये पानी की लवणता इतनी ज़्यादा है कि अगर आप उस पानी के ऊपर चलने की कोशिश पानी के ऊपर चल भी लोगे ना, तो आप डूबोगे नहीं और तैरने लग जाते हो। मतलब उस पानी में कोई डूब नहीं सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा लवणता की वजह से वो पानी बॉडी को ऊपर फेंकने लग जाता है। तो इसमें है ना, आप तैरने लग जाते हो अपने आप। आपको तैरना नहीं भी आता है ना, तो भी आप मृत सागर में खुद भी तैर सकते हो। तो ये है लवणता के बारे में। अब आगे विशेषता बता दी। अब है ना महासागर की गतियों के बारे में बढ़ेगी। जो ओशियंस होते हैं ना, महासागर, ये ना उनका पानी होता है ना, वो ऐसे स्थिर अवस्था में हमेशा नहीं रहता, उनके अंदर गतियाँ होती है। मतलब कि आप कभी महासागर को कभी देखने का मौका मिले, इंडिया में तो जैसे आपको देखना हो तो जो दक्षिण में जाओगे तो हिंद महासागर आपको देखने को मिलेगा। तो हिंद महासागर या फिर कोई भी महासागर ले लो, तो उसका जो पानी है ना, आप कभी भी देखोगे गंदे नाली का पानी होता है ना, वो एक जगह पर रुका हुआ रहता है, तो वो गंदा होता है।
महासागरों के पानी में हमेशा गति होती रहती है, वो हमेशा एक जगह नहीं रहते। तो वो कौन कौन सी गतियाँ होती, एक तो होती है तरंगी, दूसरी जो गति होती है वो होता है ज्वार भाटा, और तीसरी जो गति होती है महासागरीय धाराएं। पहली तरंगी, दूसरी ज्वार भाटा, और तीसरी है महासागरीय धाराएं। तो अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि तरंगी क्या होती है। तरंगे आप पानी में, मतलब आपने कभी है ना जल को देखा हो, तो मतलब बहुत बड़ी वाटर बॉडी को देखी हो, तो वो पानी में ना हमेशा लहरों के रूप में ऐसे उठती रहे, जैसे जैसे हवा चलती है ना, पानी उसके साथ साथ जलता है और ऊपर नीचे उठता रहता है। आप है ना, मतलब जैसे कभी बीच के पास जाने का मौका मिले, गोवा वगैरह, तो आप देखोगे पानी है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये इस हिसाब से चलता रहता है, ठीक है। पानी में ये उतार चढ़ाव भी अपन को अगर देखने को मिले ना, तो उसको तरंगे कहते हैं। अब क्या है कि तरंगे, जैसे आपको एक एग्जांपल समझो, आप है ना कभी पानी के अंदर बॉल फेंक के देखना, तो बॉल के कारण पानी एकदम उछलता है, आपने देखा होगा। ये चीज़ तो नॉर्मली आप गली में भी पानी की कोई चीज़ मतलब पानी जा रहा है, तो आप बॉल फेंकोगे ना, तो पानी एकदम से उछलेगा। तो उछलने के साथ जो पानी की लहरें उठती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, तरंगे। पानी का उठना गिरना, ये तरंगे होती है, ठीक है, तरंगे होती है। अब क्या है कि जब तरंगे, मतलब जैसे ये वाटर बॉडी है, और इधर से पानी की तरंगे उठ रही, तो अगर वो तरंगे बहुत छोटी छोटी धीरे धीरे ना, तो यहाँ पर जो नीचे पानी के नीचे जो गाद वगैरह होगी ना, वो इधर लाके जो बीच होता है ना, उसके ऊपर लाके ये ना स्थलाकृति का निर्माण कर सकती है। जैसे कि अपन को गोवा का बीच की जो स्थलाकृति होती है ना, वो इन्हीं नदियों के द्वारा या फिर महासागरों के किनारे बनाई जाती है। जब इनके द्वारा लाए गए गाद को उधर फैलाया, मतलब इनके द्वारा जो गाद होता है ना, वो अपने तटीय किनारों पर छोड़ा जाता है। लेकिन ये तो क्या स्मूथ जो तरंगे होती है ना, उसकी कहानी है। लेकिन कभी कभी तरंगे इतनी आक्रामक और भयानक हो जाती है कि उनकी ऊंचाई कुछ 15 मीटर 150 मीटर तक भी चली जाती है। और वो 15 मीटर, मतलब 150 मीटर तो बहुत ज़्यादा ही है, 15 मीटर 20 मीटर इतनी ऊंचाई तक चली जाती है। और ये जो तरंगे होती है ना, ये विनाशकारी हो जाती है। विनाशकारी का मतलब है कि जो आसपास का क्षेत्र होता है ना, उसको डुबो देती है ये तरंगे, और ये बहुत अधिक जानलेवा भी हो सकती है। जैसे कि 2005 में इंडोनेशिया, ये वाला इंडोनेशिया ना, अपने को एक मिनट, ये इंडिया है, इधर है ना एक इंडोनेशिया, तो इधर है ना, इधर जल राशि के अंदर, प्रशांत महासागर की जल राशि के अंदर, हिंद महासागर की जल राशि के अंदर एक भूकंप आया था। उस भूकंप के कारण, मतलब उस भूकंप का केंद्र जल राशि के अंदर था। इसके कारण मतलब जो समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठी थी कि उस भूकंप के कारण कम से कम 2 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई थी। और भारत का जो इंदिरा पॉइंट है ना, दक्षिणतम बिंदु माना जाता है, जो भारत का इंदिरा पॉइंट, वो इस पानी के अंदर डूब गया था। और भारत का जो ये पूर्वी किनारा है ना, वो इससे बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। तो तरंगे बहुत अच्छी भी हो सकती है, क्योंकि वो स्थलाकृतियों के निर्माण के लिए सहायक होती है, लेकिन ये कभी विनाशकारी भी हो सकती है। अगर वो तरंगों की ऊंचाई बहुत अधिक हो तो ये विनाशकारी होती है। अब ऊंचाई कब अधिक होती है, जब अगर पृथ्वी, मतलब समुद्र के अंदर ज्वालामुखी, भूकंप या ऐसी कुछ गतिविधियाँ होती है ना, तो इसके कारण जो समुद्र की लहरें हैं ना, उनकी ऊंचाई बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो पहली गति के बारे में तो पता चला, वो है तरंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि ये चैप्टर्स आपको मैं ना, मतलब वैसे मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ये चैप्टर्स क्योंकि 6-7 के मैं चैप्टर में बहुत बेसिक जानकारी दे रखी है। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ोगे, आपको कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया ना, कि पानी क्या है, मतलब समुद्र स्थिर अवस्था में न रह के ये गतिशील होता है। और मतलब बेसिक चीज़ें कि तरंगे क्या होती है, पानी का उठना गिरना है, ज्वार भाटा क्या होता है, महासागरीय धारे के, उनकी बेसिक चीज़ें। तो आपको बड़ी क्लासों में उनके बारे में जो अधिक जानकारी के, इनके ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है, कैसे उनकी उत्पत्ति होती है, इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ज्योग्राफी में अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपके लिए सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत
अच्छा और आपको फैसिनेटिंग लगेगा। नहीं तो ये सब्जेक्ट बोरिंग भी हो सकता है अगर आप बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ और समझ के नहीं पढ़ोगे, सिर्फ किताबी कीड़े सिर्फ रटना है, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए नहीं है। लेकिन आप अगर पूरा ध्यान से पढ़ोगे या फिर सोते सोते ऐसे लेट के मेरा वीडियो देख रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको पूरा अटेंटिव होके इस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, अब सेकंड गति है कि आप ज्वार भाटा के बारे में पढ़ो। क्या? ज्वार भाटा। अब ज्वार भाटा भी महासागरों के समुद्रों में एक समुद्र की गति है। इससे क्या होता है कि ये ना जो समुद्र की सतह होती है ना, उसके पानी का उतार और चढ़ाव अपन को, पानी में उतार चढ़ाव अपन को देखने को मिलता है। कैसे? अब है ना, जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है कि जो अपन चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं ना, वो पानी पृथ्वी की तरफ वापस नीचे खींच के आती है। तो क्या होगा, सूर्य और चंद्रमा का भी अपना क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या है? सूर्य और चंद्रमा का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। तो सूर्य और चंद्रमा के सामने वाले पार्ट में जो समुद्र, जैसे अपन चंद्रमा को इधर समझते हैं और इधर प्रशांत महासागर है, तो यहाँ पर जो सूर्य चंद्रमा की सामने वाला पार्ट है ना, तो यहाँ पर जो सूर्य के या फिर चंद्रमा के आगे वाली सामने वाली जल राशि होगी ना, उसका पानी समुद्र और सूर्य और चंद्रमा अपनी ओर खींचते हैं, मतलब आकर्षित करते हैं। तो इसके कारण जो समुद्र का पानी है ना, वो ऊपर उठता है। और जो ऊपर उठने की जो प्रोसेस होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? ज्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वार। और ये दिन में 2 बार अपन को ज्वार उठते हुए दिखाई, ज्वार की क्रिया दिखने को मिलती है, और 2 बारी भाटा की क्रिया देखने को मिलती है। भाटा का मतलब होता है कि जब ऊपर उठने की जो क्रिया होती है ना, ज्वार, जब सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण पृथ्वी पर जो समुद्री हिस्सा है ना, पृथ्वी का सूर्य और चंद्रमा के सामने वाला जो समुद्री हिस्सा है ना, उसका पानी ऊपर उठता है और ऊपर उठता है। तो ज्वार का मतलब तो ये हुआ। अब जो क्या बोलते हैं उसको, भाटे का मतलब होता है कि जब जो पानी की समुद्री सतह है ना, उसका पानी धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगता है। और आपको कभी कभी देखने को मिलता है कि जो बीच होते हैं ना, एक बार तो बहुत बीच के बहुत आगे तक पानी आ जाता है, तो वो ज्वार की स्थिति में आता है। और एक बार पानी बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ चला जाता है, और ये आप बीच में ये चीज़ अपन को देखने को मिलती है। तो पानी बहुत पीछे की तरफ चलता है, तो वो होती है भाटे की स्थिति। जब पानी मतलब पीछे की तरफ खिसक जाता है, तो वो होता है भाटे की स्थिति। अब किसके कारण होता है? पहले तो ये समझना है कि सूर्य और चंद्रमा के अंदर आकर्षण शक्ति होती है, और इसी आकर्षण शक्ति के कारण जो समुद्री सतह का पानी है ना, 2 बार ऊपर उठता है और 2 बारी पीछे की तरफ खिसकता है। तो उसी को ज्वार भाटा बोला जाता है। जो ज्वार की स्थिति होती है ना, वो नाविकों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। ये है ना, जो जहाज होते हैं ना, उनको गति देने का काम करती है। और जो मछुआरे होते हैं ना, वो भी इसको बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि मछुआरे इस टाइम जब ज्वार उठते हैं ना, तो जो मछलियाँ होती है ना, वो किनारे पर आ जाती है। तो ये अच्छा होता है। ठीक है। और भाटे के टाइम जो पानी होता है ना, वो पीछे की तरफ खिसक जाता है, और एक बार आपको बीच पूरा खाली देखने को मिलता है, जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं है और बहुत पीछे की तरफ चला गया है। और जब पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होती है ना, दिन होता है ना, जब ये पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा ये तीनों एक सिद्ध के अंदर आ जाते, तब आपको वृहद ज्वार देखने को मिलते। क्या है? उस दिन वृहद ज्वार होते। ज्वार सबसे ऊंची ज्वार उस दिन होते हैं जब पूर्णिमा का दिन होता है या फिर अमावस्या का दिन होता है, जब चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिद्ध के अंदर आते हैं, उस दिन वृहद ज्वार देखने को मिलता है। और जब ये रेक्टेंगुलर फेज में होते हैं ना, तो आपको मीडियम ज्वार देखने को मिलता है। ठीक है। आई होप आपको ज्वार भाटा समझ में आया हो। ठीक है। आपको बस बेसिक ध्यान रखना है कि ज्वार भाटे की उत्पत्ति किस कारण होती है। सूर्य और चंद्रमा के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके कारण होती है। ज्वार का मतलब होता है जो पानी का उठना, और भाटा मतलब पानी का पीछे की ओर जाना। इसके पॉजिटिव इफेक्ट बताए जा सकते हैं, और ज्वारीय शक्ति से ही इलेक्ट्रिसिटी का उत्पन्न भी किया जाता है। और ये विश्व में सबसे एक हडसन की खाड़ी है, वहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे ज्वार उठते हैं, और उससे बिजली का निर्माण भी किया जाता है। और उच्च ज्वार के बारे में मैंने बता दिया। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिद्ध में होते हैं, उस दिन उच्च ज्वार भी उठते हैं। ठीक है। अब
तीसरी चीज है वो है महासागरीय धाराएं। क्या है? महासागरीय धाराएं। आपने कभी नदी को बहते हुए देखा है? ऑब्वियसली देखा ही होगा। तो आपको ये इमेजिन करना है कि समुद्रों के अंदर पानी की एक लगातार नदी की तरह जैसे धाराएं बह रही है। ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप, ये अफ्रीका। ठीक है। अब इसके बीच में मैंने आपको बताया कि अंटार्कटिक महासागर। कौन सा? अंटार्कटिक महासागर। ठीक है। अब ये इधर बीच में महासागर है, तो यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर एक मतलब समुद्रों के ऊपर एक नदी के रूप में पानी की लंबी और एक नियमित धारा बह रही है। आपने कभी वाटरफॉल को देखा है? वाटरफॉल ऊपर से नीचे गिरता है, तो धाराएं होती है ना, वो एक नियमित गति में समुद्र की सतह पर ही चल रही है। जो पानी स्थिर अवस्था में तो नहीं है, वो समुद्र की सतह पर ही एक ही दिशा में पानी का बहना धारा है। ठीक है। आपको इमेजिन करना है समुद्र की सतह और उसके जैसे एक पार्ट का पानी वो है ना एक तरफ बह रहा है एक धारा के रूप में, दूसरी तरफ का पानी दूसरी धारा के रूप में एक तरफ बह रहा है। तो यही होती है महासागरीय धाराएं। ये नियमित रूप से एक ही दिशा में बहती रहती है और दूसरी तरफ से आने वाली वो दूसरी दिशा में बहती रहती है। तो ठीक है। अब जो भूमध्य सागर वाला एरिया ना, मैंने ये बताया ये पृथ्वी का भूमध्य सागर वाला एरिया। अब यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती है, लगभग इधर वर्ष भर सीधी पड़ती है। अब सीधी पड़ने के कारण जो महासागरीय धाराओं की गति को, मैं महासागरीय धाराओं के बारे में तो बता दिया, अब महासागरीय की जो धारा है ना उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बता रही। तो अपन वापस चलते हैं भूमध्य सागर। ठीक है। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री। अब क्या इधर सूर्य की जो सीधी रेखा पड़ती है तो तापमान अधिक होता है। तो तापमान अधिक होने के कारण तापमान अधिक होने के कारण वहाँ पर जो पानी होता है ना वो हल्का होकर ऊपर उठता है। तो यहाँ वाला जो एरिया होता है ना, यहाँ पर जो महासागर का जो सतह होती है ना वो थोड़ी कुछ ऊपर उठ जाती है, कुछ सेंटीमीटर वो ऊपर उठ जाती है। तो ऑब्वियसली वो ऊपर उठी होगी तो वो जहाँ पर गर्त होगा ना उस साइड बैठने की कोशिश करेगी, तो वो इधर साइड बैठती है। तो यहाँ से जो बैठने वाली धारा है ना भूमध्य सागर से ध्रुवों की तरफ, वो होती है गर्म जलधारा है। कौन सी? गर्म जलधारा है। और यहाँ से जो ठंडे एरिया से ध्रुव से भूमध्य सागर की तरफ जो धाराएं आएगी ना वो हमेशा ठंडी धाराएं होती है। कौन सी? ठंडी धाराएं। एक एग्जाम्पल दूँ तो गल्फ स्ट्रीम, इधर से इधर बैठने वाली एक धारा है जो गर्म धारा है, और इधर से आने वाली एक धारा है लेब्राडोर धारा जो एक ठंडी धारा है। तो पहला कारक तो हुआ धाराओं के बढ़ने के लिए, एक तो हुआ तापमान। ठीक है, पहला कारक। अब दूसरा कारण है सैलिनिटी। सैलिनिटी का मतलब है लवणता। लवणता मतलब पानी में नमक की मात्रा कितनी है। जिस एरिया में लवणता ज़्यादा होती है वो पानी क्या होता है, ऑब्वियसली चीज़ ज़्यादा है उसके अंदर तो वो पानी भारी होता है। जो भारी चीज़ होती है ना वो नीचे की तरफ बैठती है। अब जो जो नीचे की तरफ बैठती है तो सैलिनिटी और टेम्परेचर मिलकर समुद्रों के नीचे, ये समुद्र है, अब समुद्रों के नीचे भी जो धाराएं चलती है ना, जैसे ये भूमध्य रेखा। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पर जो तापमान अधिक है लेकिन सैलिनिटी भी अधिक है, तो पानी नीचे की तरफ बैठेगा, तो नीचे की तरफ बैठेगा तो एक अलग से एक धारा प्रवाह चलने लगता है। वो है ना डीप वाटर करंट के लिए सैलिनिटी और टेम्परेचर दोनों डीप वाटर करंट के लिए भी जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या हुआ? सैलिनिटी। अब तीसरे रीजन की बात करें तो स्थलाकृति। स्थलाकृति कैसे कि ये जैसे, एक मिनट, वेट फॉर अ मिनट, ये जैसे एक मिनट, ये ऐसे जब, तो अब इधर से जैसे धारा बह रही, तो ऑब्वियसली जब पानी की धारा बह रही है तो वो इधर स्थलाकृति नहीं, तो वो ऑब्वियसली वो धारा ऐसे मुड़ जाएगी। और वो पानी की प्रवृत्ति होती है कि वो किसी के किनारे चल रही, तो वो उसी अनुसार अपनी
धारा का शेप ले लेती है, जैसे स्थलाकृति, तो स्थलाकृति भी पहला हो गया तापमान, दूसरा हो गया सैलिनिटी, तीसरा हो गया स्थलाकृति। अंडरस्टूड। तो ये जो कारक है ना, इसके अलावा भी बहुत सारे कारक है जो महासागरीय धारा को प्रभावित करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में, इस क्लास में इतना ही जानना बेहतर होगा, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब आगे क्या, जल का महत्व वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि अपन मानवीय गतिविधियों के लिए, कृषि के लिए, उद्योग के लिए, इनके बिना, पानी के बिना अपन सर्वाइवल मतलब मुश्किल ही नहीं, असंभव ही है। तो पानी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संसाधन है, लेकिन उसके विपरीत जितनी इसकी महत्ता है, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी के कारण ये एक संरक्षण का और एक वैश्विक मुद्दा भी बना हुआ है कि पानी की मांग दिन दिन बढ़ रही है, लेकिन जो पॉल्यूशन के कारण जो मीठा पानी या फिर जो पीने योग्य, काम करने योग्य जो पानी है, उसकी अवेलेबिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसीलिए पानी के संरक्षण का मुद्दा उठा, और ये जलवायु परिवर्तन से भी प्रभावित हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो पानी के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है वो भी बढ़ती जा रही है। तो अपन को पानी के बचाव के लिए प्रयास करना है। अपन को व्यक्तिगत रूप से भी नलों में अपन खोल के चले जाते हैं, जहाँ होके पानी नहाने के लिए 5-5, 6-6 बाल्टियाँ इस्तेमाल कर ली, जहाँ जा रहे हैं उतना, मतलब बहुत अधिक पानी का वेस्टेज, ये अपन के आने वाली जनरेशन के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। और कहा भी जा रहा है कि 2025 तक विश्व के ऐसी बहुत सारी प्लेसेज होंगे जो वाटर स्कार्सिटी का सामना करेंगे, और शायद वो प्लेसेस में अपन भी इंक्लूड हो सकते हैं। इसलिए आज से हर एक बूंद को बचाना अपना कर्तव्य समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।